नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका और मैं स्वागत कर रही हूं आपका हमारे शो बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 के एडिटर मिस्टर प्रभात उपाध्याय सर। वैसे तो इन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में एक दशक बिताया है, पर फिर भी ये युवा पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। बाकी इनकी कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पत्रकारिता की राह चुनना, ये आपने क्यों चुना, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पत्रकारिता की राह क्यों चुनी, ये बड़ा टिपिकल सा सवाल है। थोड़ा सा जवाब भी इसका लंबा है। जी सर। आप मुझे लगता है आने से पहले मेरे बारे में थोड़ा सा खंगाल के आए हैं, पढ़ाई है, पर मैं मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला हूँ। बनारस के पास उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग 12th तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की। मैं जिस परिवेश से जहाँ से आता हूँ, एक ज़माने में वहाँ आपको कोई काउंसलिंग करने वाला या इस तरीके से गाइड करने वाला ऐसा नहीं था। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो करना तो कुछ चाहते हैं, चले कहीं और जाते हैं क्योंकि उनको जो बताया जाता है। तो उस दौर में 2-3, जब मैं 12th मैंने पास किया तो उस समय मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये 2-3 ऐसे जो बडिंग फील्ड्स थे जिनकी खूब आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिली में लोग कहते थे डॉक्टर बन जाएगा तो ठीक है, एक ठीक ठाक नौकरी और पैसा कमा लेगा। इंजीनियर बन जाएगा तो भी ठीक ठाक करियर है। तो मुझे BCA की तरफ एक कोर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो मुझे धकेल दिया गया। मतलब मुझे पता भी नहीं था बहुत ही क्या है कोर्स, कैसे है। हाँ, ये इतना बताया गया कि ये कोर्स करने के बाद जो है ये कुछ इंजीनियर जैसा बन जाएगा और ठीक ठाक पैसा वैसा कमा लेगा। तो मैं वहाँ से BCA करने इधर ग्रेटर नोएडा चला आया, मेरा कॉलेज जहाँ था। मैंने BCA की पढ़ाई यहाँ की, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ। जब आप कहीं जाते हैं, एक छोटी जगह छोड़ के बड़ी जगह जाते हैं, तो वहाँ आपका दायरा खुलता है, तमाम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और आप एक्सप्लोर कर पाते हैं कि वाकई मतलब आप क्या करना चाहते हैं। तो जब मैं यहाँ आया दिल्ली NCR में, तब मुझे पता लगा कि अच्छा, मतलब पत्रकारिता भी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप प्रोफेशन बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं और बड़ा सम्मानजनक पेशा है। मैं लिखता पढ़ता रहा था तमाम अखबारों में, जैसे जनसत्ता उस ज़माने में मतलब बहुत अच्छा अखबार, जागरण, और इसके संपादकीय पेज के लिए लेटर्स टू एडिटर लिखे जाते थे। तो मैं छोटी छोटी चिट्ठियाँ लिखता था, खूब छपा था, मैंने आज भी कटिंग रखी है। तो मैं लिखता तो रहता था। तो यहाँ आने के बाद मुझे ये पता लगा कि मैं उसमें भी एक करियर जैसा कुछ बना सकता हूँ। तो BCA के का आखिर आते आते तीसरा साल कंप्लीट होते होते मुझे पता लगा कि हाँ, दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए IIMC जैसा एक संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, JNU कैंपस में है, जामिया है, इस तरह के संस्थानों के बारे में पता लगा। अगेन BCA कंप्लीट होने के जब मैं मुहाने पर था तो मेरे परिवार का बड़ा जोर था कि मैं MCA कर लूँ, लेकिन तब तक मुझे समझ में आ गया था कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, इसको नहीं करना है किसी भी कीमत पर। तो मैंने उनको साफ मना कर दिया। एक तरीके से वो बगावत जैसा भी था परिवार के साथ। सबका यही कहना था कि पता नहीं ये अपने मन से निर्णय ले रहा है, लेकिन तब तक मैं निर्णय करने की स्थिति में आ गया था। तो उस साल मैंने IIMC, जामिया और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे संस्थानों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरे। संयोग से मेरा उस साल IIMC में नहीं हुआ, लेकिन मैंने जामिया में जनरल कैटेगरी में 2nd रैंक हासिल की एंट्रेंस में। लेकिन उसमें एक पेच ये फंस गया कि तब तक मेरा BCA का एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट नहीं आया था वो, और जामिया वालों का ये था कि मुझे वहाँ पूरा मतलब फाइनल वो देने के बाद ही उन्होंने एडमिशन। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सर आप मुझे अंडरटेकिंग पर दे दें, मेरा रिज़ल्ट अक्टूबर तक, मई जून में उसका अमूमन एंट्रेंस का रिज़ल्ट आता है, जुलाई में एडमिशन होता है। तो वो 2-3 महीने की बात थी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे एडमिशन नहीं दिया और मेरे सामने फिर अगेन लगा कि अब ये साल मेरा जो है ऐसे ही जाएगा। तो फिर मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था तो मुझे पता लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग, वो तमाम शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाता है। तो मुझे पता लगा कि वहाँ साइंस एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक वो डिप्लोमा उसमें सर्टिफिकेट कोर्स। यस,
तो वो साइंस एंड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का एक 3 महीने का कोर्स चलाते हैं। बड़ी नॉमिनल सी फीस उसकी 1500 रुपये थी। तो मैंने कहा कि साल बर्बाद करने से अच्छा है कि ठीक है। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं आईएमसी में जाऊं। आईएमसी का अपना नाम और पत्रकारिता का मक्का कहा जाता है, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान। तो मुझे लगा कि मैं इस कोर्स में एडमिशन ले लेता हूं और इस बहाने मेरे पास 3 महीने 4-5 महीने का और समय भी रहेगा आईएमसी के अगले साल के एंट्रेंस के लिए। तो मैंने उस कोर्स में एडमिशन ले लिया, साथ साथ तैयारी भी करता रहा। और वो 3 महीने का कोर्स था। ठीक उसी वक्त जब मेरा कोर्स पूरा हो रहा था तो उस डिपार्टमेंट ने एक ह्यूमन राइट्स का और कोर्स लॉन्च किया, जिसको यूजीसी ने स्पॉन्सर किया। तो चूँकि वो पहला बैच था तो यूजीसी उसको फंड कर रहा था फीस। तो संयोग से उसमें भी मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने कहा चलो 3 महीने और निकल गए। तो 6 महीने तो इस तरीके से वो 2 महीने सर्टिफिकेट कोर्स किए। फिर अगले 6 महीने मैं बहुत जम के अगले एंट्रेंस के लिए तैयारी की। तो अगले साल मैंने आईएमसी में 2 कोर्सेज़ का, हिंदी जर्नलिज्म और रेडियो एंड टेलीविज़न, 2 का एंट्रेंस दिया और दोनों में मेरा एडमिशन हुआ। तो फाइनली फिर मैं आईएमसी चला गया। तो इस तरीके से एक औपचारिक तौर पर जो है पत्रकारिता की दुनिया में, क्योंकि आईएमसी जो है वो उसका आप कोर्स देखें तो वो पत्रकारिता का कोर्स नहीं, वो ट्रेनी जर्नलिस्ट आपको बनाता है। तो एक तरीके से औपचारिक शुरुआत वहाँ से हुई और फिर साल भर का वो पीजी डिप्लोमा कोर्स होता है। उस कोर्स को पूरा करने के बाद फील्ड में आ गया। सर, जैसा कि आपने जामिया और आईएमसी जैसे बड़ी संस्थाओं का नाम लिया, आपने वहाँ के कोर्स करिकुलम के बारे में भी बताया। और ऐसे कई जो बच्चे हैं जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं या फिर जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा है कि आईएमसी से बड़ा संस्थान नहीं है। आईएमसी बहुत अच्छा संस्थान है, पर हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो आईएमसी से ही पढ़ाई पूरी कर सके। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हर किसी को एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए एक अच्छे संस्थान की ज़रूरत है, या उसके जो जन्म से उसके अंदर जो कला है वो भी उसे एक अच्छा पत्रकार बना सकती है बिना किसी अच्छे संस्थान के भी? नहीं, ये कतई ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा पत्रकार एक अच्छे संस्थान से ही पढ़ा हो। आप जो है किसी मतलब सामान्य संस्थान से भी पढ़कर एक अच्छा पत्रकार बन सकते हैं। पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि जो उसके लिए स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स हैं, वो आपके अंदर हो, आपकी दिलचस्पी हो, विषय की समझ हो, और ये सब सारी चीज़ें आपको एक अच्छा पत्रकार बनाती हैं। इस बात में कोई मतलब शक नहीं है कि एक अच्छा संस्थान आपको एक माहौल देता है, आपको पुश करता है, आपको दिशा मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि एक अच्छा संस्थान हो तभी आप एक अच्छे पत्रकार बनेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको तमाम ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो बहुत तमाम, कोई बनारस के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के, कोई भोपाल में कहीं से, ऐसी जगहों से पढ़ कर आए हैं। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात रही कि मैं दिल्ली में था और मेरे सामने यही विकल्प दिख रहा था कि ये विकल्प है। फॉर्चुनेटली उसमें आईएमसी था। हो सकता है मैं बनारस में रहा होता या कहीं और रहा होता तो मैं वहाँ ट्राई करता। लेकिन अगेन जो है आपकी दिलचस्पी, मैं ग्रेजुएशन से पहले मैं वो लेटर टू एडिटर न लिख रहा होता तो मुझे ये एक्सप्लोर करने का, या मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता कि मैं वाकई जो है मतलब ये बीसीए या एमसीए, ये कंप्यूटर की दुनिया जो है मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं अच्छा लिख पाऊँगा, मैं उसमें बढ़िया कर पाऊँगा, मैं अच्छा लिखता हूँ, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि आप अच्छा लिखते हैं। तो वो जो है मतलब कला, कौशल और स्किल्स जो है वो आपको अच्छा पत्रकार बनाती हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा और जाना, अपनी शुरुआत अपनी हिंदुस्तान टाइम्स से की, जागरण में काम किया, एनडीटीवी से आपने डिजिटल की दुनिया में कदम रखा। तो ये प्रिंट से लेके डिजिटल तक का सफ़र कैसा रहा और दोनों में क्या अंतर है? और अब के ज़माने में जैसा बहुत से लोग कहते हैं कि डिजिटल शायद एक दिन प्रिंट को खा जाए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, मैंने हिंदुस्तान अखबार से जो है अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद मैं दैनिक जागरण ज्वाइन किया। दोनों जगह मैं रिपोर्टर था, लंबे समय तक रिपोर्टिंग की। उसके बाद एनडीटीवी के साथ मैंने डिजिटल की दुनिया में, डिजिटल मीडिया उस वक्त 2017-18 के आसपास बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, उसकी बूम थी। तो मुझे लगा कि एक ये अच्छा मौका है, एक नई फील्ड है, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। इस बहाने मैं भी कुछ सीखूंगा और करियर के नए प्रॉस्पेक्ट खोलेंगे। तो मैं एनडीटीवी में आया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की जो डिजिटल साइट है जनसत्ता, वहाँ गया और फिर इधर न्यूज़ 18 के डिजिटल के साथ अभी काम कर रहा हूँ। तो
निश्चित तौर पर देखिए प्रिंट एक ऐसा मीडियम है जो बहुत सारे मतलब लोग हैं जिनको बहुत पसंद आता है। वो चाय के कप के साथ वो अखबार पढ़े बिना उनको लगता है कि मेरी सुबह नहीं हुई या मेरा दिन पूरा नहीं हुआ। तो प्रिंट का एक अपना पाठक है, उसकी अपनी खूबियाँ हैं। खूबियाँ ये है कि मतलब आपको डिटेल पूरा पर्सपेक्टिव, डिटेल व्यू और तसल्ली से चीज़ें होती हैं। फैक्चुअल गलतियों और फैक्चुअल छेड़छाड़ की संभावना कम होती है। डिजिटल जो है थोड़ा सा भागता हुआ मीडियम है। आपको जो है इसके तमाम फ़ायदे हैं। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ या खबर के लिए अगली सुबह अखबार आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आपको चीज़ें तुरंत पता लग जाती हैं। रियल टाइम आपको स्टोरीज़ मिलती है। अखबार के सर्कुलेशन एक सीमित दायरे में है। आपकी स्टोरी जो है डिजिटल मीडियम से जो है कलकत्ता से कानपुर और कहाँ तक लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिजिटल की अपनी खूबियाँ हैं। पर ये कहना जो है ये बहुत ब्रॉड चर्चा का विषय है और उस पर बहस चल ही रही है कि प्रिंट जो है ख़त्म हो जाएगा, डिजिटल खा जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे मैं डेटा और इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, हाल पिछले कोरोना पीरियड में डिजिटल बहुत तेज़ी से बूम किया, खूब ग्रो किया। लेकिन अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद खासकर पिछले 5-6 महीनों में डिजिटल मीडिया एक स्टैग्नेंट जैसा हो गया, स्थिर हो गया है जी। अच्छा, इसी दरमियान जैसे कोरोना में प्रिंट को, अखबारों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। सर्कुलेशन बंद हो गया, लोगों ने डर से अखबार लेना बंद कर दिया। लेकिन धीरे धीरे अब वो ट्रैक पर आ रहा है। कोरोना पीरियड से पहले का डेटा उठाकर देखें तो तमाम शहरों में प्रिंट का सर्कुलेशन बढ़ा है, मतलब अखबार पढ़ने वाले बढ़े हैं। तो ये कहना तो मतलब जल्दबाजी होगी कि प्रिंट ख़त्म हो जाएगा। प्रिंट ख़त्म नहीं होगा। हाँ ठीक है, मतलब हो सकता है उसका सर्कुलेशन गिरे, चीज़ें हों, और ये होगा भी तो इसके लिए डिजिटल ही जिम्मेदार होगा। डिजिटल अपनी गलतियों से ही ऐसा मतलब करने की गुंजाइश है। अदरवाइज ये नहीं कह सकते कि प्रिंट ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि अगर डिजिटल ख़त्म होता है तो इसमें डिजिटल मीडिया की ही गलती होगी जी। हमने कई दफ़ा लोगों से सुना है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं जी तो अखबार लोगों से बातचीत करती है, वहीं डिजिटल मीडिया को लेकर लोग ऐसा कहते हैं कि वो बातचीत करती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें सच्चाई भी है, काफ़ी हद तक सच्चाई है। मेजर मतलब ज़्यादातर पोर्शन जो डिजिटल मीडिया का है, बड़े पार्ट्स ने मतलब क्लिक बेट जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, उन्होंने क्लिक बेट जर्नलिज्म की तरफ कदम बढ़ाया, बहुत तेज़ी से वो किया और उसने जो है डिजिटल मीडिया के स्टॉक को गिराने का काम किया। एक तरीके से जैसे आप हेडलाइन पढ़ें तो हेडलाइन कुछ कहते हैं, आप खबर खोलें तो खबर कुछ और होती है। वो क्लिक बेट जर्नलिज्म है। बेसिकली आपको हेडलाइन से यूज़र को लाने के लिए, यूज़र का खेल है, आप जानती हैं डिजिटल मीडिया में यूज़र पीवी और इसका खेल है। तो वो क्लिक बेट जर्नलिज्म ने चीट किया है लोगों के साथ। लेकिन आप देखें बहुत सारी, मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, जो बहुत अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका, बहुत अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनकी स्टोरीज़ आप पढ़ें तो लगता है कि मतलब वो अखबार जैसा ही बात कर रहा है, बहुत डिटेल्ड। ये भी कहा जाता है कि भाई लोग जो है बहुत लंबा आर्टिकल और ऐसा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो लॉन्ग फॉर्मेट पे काम करते हैं, खूब बड़े बड़े आर्टिकल्स, लेकिन लोग पढ़ते हैं। तो हाँ, ये पॉइंट है कि एक सेक्शन ने जो है चीट किया, लेकिन अब उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। जैसे जब डिजिटल मीडिया ग्रो हो रहा था तो मेजर जो है सोर्स और ट्रैफिक का गूगल और ये सब है, तो इनकी पॉलिसीज़ भी ऐसी नहीं थी, इनको भी नहीं पता था कि लोग क्या परोस रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे एआई आया और चीज़ों से उन्होंने अपने एल्गोरिदम को रिफ़ाइन किया, तो वो चीज़ें वो भी सेग्रीगेट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को तरजीह दे रहे हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, ऐसा प्रमोट करते हैं, उनको बाहर कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी हो रही हैं जी। एक और सवाल मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ करना चाहूँगी आपसे कि आपके करियर में आपको कब ऐसा लगा कि ये मेरे करियर की बहुत बड़ी उपलब्धि है, या अभी वो मोमेंट आना बाकी है? नहीं, आना बाकी है ये तो नहीं कह सकते, वो भविष्य का सवाल है। मतलब भविष्य किसी ने देखा नहीं है। मैं रियलिस्टिक और आज पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, मतलब जिस मोमेंट की आप बात कर रही हैं वो मतलब प्रिंट में मैंने ऐसे मौके 1-2 आए। जैसे मैंने एक स्टोरी की थी ओम प्रकाश चौटाला पर, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं देश के, A ग्रेड से पास करके राइट। सो वो कहानी ऐसी थी कि ओम प्रकाश चौटाला के बच्चों ने बताया कि उनके पिताजी या दादा जो है वो 12वीं पास हो गए
और देश के बड़े अखबारों ने, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, हिंदी अंग्रेजी के सारे बड़े अखबारों ने फ्रंट पेज पे छापा कि वो 12वीं पास हो गए। जबकि मैं उस वक्त एजुकेशन कवर करता था, तो मुझे पता लगा कि चौटाला साहब तो 10वीं भी पास नहीं है अभी। 10वीं की परीक्षा दी थी उन्होंने, तिहाड़ जेल में रहते हुए, उसका रिजल्ट भी नहीं आया था, पर उन्होंने छपवा दिया कि 12वीं पास है। वो स्टोरी मैंने की तो मुझे धमकियाँ भी मिली कि कुछ कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी स्टोरी थी। नोएडा में जो है रहते हुए, मतलब नोएडा अथॉरिटी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना। यहाँ एक पीएफ का जो है बहुत सारे हज़ारों जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे, उनसे सैलरी से उनका पीएफ का पैसा कट रहा था और कई सालों से, पर वो पीएफ में जमा ही नहीं हो रहा था। वो स्टोरी मैंने जब ब्रेक की तो पहली बार ऐसा हुआ कि नोएडा अथॉरिटी जैसे पावरफुल संस्थान का अकाउंट जो है अटैच कर दिया पीएफ डिपार्टमेंट ने। वो बहुत बड़ी कार्रवाई थी। तो इस तरह की कई स्टोरीज़ ऐसी मैंने की और कोशिश रहती करते रहें। सर, जैसा कि आपने अपने पत्रकारिता की पढ़ाई के बारे में बताया, अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बताया और एक लंबा समय आप इस दुनिया में बिता चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की दुनिया में अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, या जो सीखना था सीख लिया, आप सिर्फ काम करते हैं? नहीं, हर दिन आप सीखते हैं, हर दिन आप नई चीज़ें सीखते हैं। अब मैं प्रिंट से डिजिटल में आया, अभी डिजिटल में जो है बहुत तेज़ी से एआई इंटीग्रेट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा कहा जाने लगा है कि अगले साल, 2 साल, 6 महीने में खबरें सब एआई ही लिखेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगा। बड़े प्लेटफॉर्म जैसे बीबीसी वगैरह जो है उससे तमाम तरह की मदद ले भी रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं। तो आप उसको जो है स्मार्टली अपने पेशे को और बेहतर बनाने के लिए, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, मैं सीख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं हर दिन सीखता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो मेरे बाद आए हैं वो, उनसे मैं ऐसी चीज़ें सीख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो सीखने की प्रक्रिया ऐसी है कि आप हर दिन सीखते रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होता और किसी को वो दरवाज़ा बंद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पानी, वो कहावत है ना कि जो पानी ठहरा हुआ होता है वो सड़ जाता है। तो आपको जो है हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, यही जीवन की सीख है। अब मैं उभरते हुए जो हमारे पत्रकार हैं, हम जैसे जो लोग हैं जो भी पत्रकारिता की फील्ड में आए हैं, उनके लिए मैं आपसे एक मैसेज जानना चाहूँगी कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, या कोई एक टिप जो आप उन्हें देना चाहेंगे। और जिस तरह की आपने अपनी कहानियाँ बताई कि आपको धमकियाँ भी मिली, आप उन चीज़ों से जूझे भी, फिर भी एक सच्चे पत्रकार की तरह आपने अपना काम किया, तो वो सच्चाई बनाए रखना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। एक टिप अगर मुझे देना हो तो मैं IIMC में मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर आनंद प्रधान, मेरे गुरु जो है, तो वो हमेशा कहते थे पढ़ना पढ़ने से आता है। वो अक्सर जो है हम लोगों को सुझाव देते थे। तो नए बच्चों में मैं इस चीज़ की कमी और बहुत महसूस भी करता हूँ। मेरे साथ इंटर्नशिप के लिए काम करने के लिए आते हैं, पढ़ते नहीं हैं वो। पढ़ने से मेरा तात्पर्य है न वो अखबार पढ़ते हैं, न किताबें पढ़ते हैं, न इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं। सबकी दिलचस्पी अलग अलग होती है। हो सकता है मेरी इतिहास में दिलचस्पी हो, किसी की पर्यावरण में हो, किसी की भूगोल में हो, पर आप पढ़िए उसको, आप सब्जेक्ट को पढ़िए। बीइंग अ जर्नलिस्ट, लोगों की आपसे अपेक्षा क्या होती है? एक सामान्य व्यक्ति से आपके पास ज़्यादा जानकारी होगी, आप किसी विषय के बारे में और गहराई से बता पाएंगे। तो वो कैसे आप बता पाएंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो एक टिप है कि खूब पढ़िए, खूब लिखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा आपसे मुलाकात हो। जरूर, पक्का, जरूर। थैंक यू सो मच।